हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए। हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन स्थापत्य या वास्तुकला। इसके अंतर्गत मौर्य काल में जो स्थापत्य कला स्थापित हुई, वास्तुकला स्थापित हुई, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उस पर हम बात करेंगे। मौर्य कला के नवीन एवं महान रूप का दर्शन अशोक के स्तंभों में हमें देखने को मिलता है। पाषाण के ये स्तंभ उस काल की उत्कृष्ट कला के प्रतीक हैं। मौर्य युगीन समस्त कलाकृतियों में अशोक द्वारा निर्मित और स्थापित पाषाण स्तंभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व है। इन स्तंभों पर अशोक ने अपने उदार धार्मिक और प्रशासकीय विचार उत्कीर्ण करा दिए। अपने धर्मलेखों, राजघोषणाओं तथा आदेशों को जनसाधारण के हित में प्रसारित करने के लिए अशोक ने देश के विभिन्न प्रदेशों एवं प्रांतों में स्तंभ स्थापित करवाए। इन स्तंभों की कल्पना बड़ी मौलिक है तथा इनके द्वारा धर्म के आदेश की प्रतिष्ठापना की गई। अधिकतर स्तंभों का भार लगभग 50 टन तथा ऊंचाई 50 फुट है। प्रत्येक स्तंभ के 3 भाग हैं। पहला पृथ्वी में गड़ा हुआ, दूसरा पृथ्वी के ऊपर का गोल भाग तथा तीसरा उच्चतम स्थान पर बना हुआ शीर्ष। स्तंभों को कई फुट नीचे की ओर पृथ्वी में गाड़ा जाता था। इस भाग पर मोर की आकृतियाँ बनी हुई है। पृथ्वी के ऊपर वाले भाग पर अद्भुत चिकनाई चमक है। ऊंचाई के साथ साथ इनकी गोलाई कम हो जाती है तथा बिल्कुल शीर्ष स्थान पर चिन्ह स्वरूप अनेक प्रकार के पशुओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। पूरे स्तंभ में शीर्ष भाग को अत्यंत महत्व प्रदान किया गया है। मौर्य युग में बने स्तंभों में अनेक तो नष्ट हो गए होंगे। पाटलिपुत्र और बस्ती में अनेक स्तंभों के टुकड़े मिले हैं। फाहियान ने 6 तथा युआनचांग ने 15 स्तंभों का अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है, किंतु प्राप्त जो स्तंभ हैं वे निम्न हैं। पहला सारनाथ का स्तंभ, दूसरा सांची का स्तंभ, तीसरा सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, चौथा वृष शीर्षक युक्त रामपुरवा स्तंभ, पांचवा लोरिया नंदनगढ़ सिंह शीर्षक युक्त स्तंभ, छठा लोरिया अरराज स्तंभ, सातवां इलाहाबाद स्तंभ, आठवां कौशाम्बी स्तंभ, नौवां रुमिनदेई या लुम्बिनी स्तंभ, 13वां पटना की सदर गली से प्राप्त वृष शीर्षक युक्त स्तंभ खंड, 14वां आरा के मसाड़ ग्राम में मिला स्तंभ। यह वर्तमान में पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। 15वां दिल्ली के स्तंभ, इन्हें अम्बाला तथा मेरठ से लाया गया है। 16वां पटना संग्रहालय से सुरक्षित 4 वृक्षों के संगाट युक्त शीर्षक। बौद्ध स्तंभों का निरीक्षण करने पर दृष्टा के हृदय पर सौंदर्यजन प्रभाव पड़ता है। इनका कलात्मक रूप सार्वगर्भित और मौलिक है। उनके अनंत भूत अंगों में संतुलित
समानुपात है, सबका एकात्मक और संगत संबंधित प्रभाव है। अनिद्य और सुंदर दंड और शीर्ष उससे भी अधिक शीर्षीय अलंकारों की जागरूक दर्पयुक्त तथा संप्रांता धारणा है। स्तंभों का निर्माण, स्थानांतरण तथा स्थापना मौर्यकालीन शिल्पकला की कल्पना, बुद्धि और कुशलता का जीवित प्रमाण है। इस प्रकार जो हमें मौर्यकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत जो स्तंभ निर्माण है उसकी विशेषताएं निम्न थी। दूसरा, गुहा निर्माण कला। पर्वतों को काटकर गुहाओं का निर्माण करना भारत की प्राचीन कला रही है। प्राग ऐतिहासिक काल तथा आदि ऐतिहासिक काल की अनेक गुहाएं मध्य प्रदेश में मिली है। इनमें आदिवासी रहते थे। इस कला की पुनरावृत्ति पुनः मौर्य युग तथा विशेषकर अशोक के समय में हुई है। बराबर की पहाड़ियों में 3 तथा नागार्जुन समूह में 4 गुफाओं की प्राप्ति हुई है। इन दोनों को 7 घर की संज्ञा प्राप्त है। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ ने इन्हें आजीविकों को दान स्वरूप भेंट किया था। गुफाओं की दीवारें बहुत चिकनी एवं बड़ी पक्की है तथा इन पर बारीक पच्चीकारी की गई है। मौर्यकालीन गुफा निर्माण कला से प्रेरणा पाकर ही भविष्य में अजंता तथा एलोरा जैसी गुहा कलाओं का जन्म हुआ। इन गुहाओं में भिक्षु निवास किया करते थे। कठोर शिलाओं को काटकर 30 से 40 फुट लंबी गुहा बनाने और धार्मिक भावना के बिना असंभव सा था। अशोक के पौत्र दशरथ ने गया से 30 किलोमीटर दूर बराबर की पहाड़ियों पर श्रमणों के लिए कुछ गुहाएं बनवाई थी। इनकी भीतरी दीवार पर चमकीली पालिश है। इनके सामने का एक भाग एक द्वार के रूप में खुला हुआ है जिसके पांखे तिरछे हैं। ये अंदर तथा बाहर से एकदम सादी है। अशोक ने सुदामा नामक गुहा अपने राज्यारोहण के 12वें वर्ष में आजीवक मतानुयायी भिक्षुओं के लिए कठोर तेलिया पत्थर से बनवाई थी। इसके 2 भाग थे। बाह्य भाग आयताकार 32 फुट 9 इंच लंबा तथा 19 फुट 6 इंच चौड़ा और भीतरी वृत्ताकार भाग 11 इंटू 19 है। वृत्ताकार भाग के ऊपर अर्धवृत्ताकार गुंबद बना हुआ है। अशोक ने दूसरी कर्ण चौपाड़ नाम की गुहा अपने राज्यारोहण के 19वें वर्ष में निर्मित करवाई थी। यह चतुष्कोणिक बृहत कक्ष से युक्त है जिसकी लंबाई 33 फुट व चौड़ाई 14 फुट है। इसकी दीवारों पर 4 फुट 8 इंच की मेहराबदार छत है। इस छत की ऊंचाई 6 फुट 7 इंच है। यह कक्ष कठोर तेलिया नाम पत्थर को खोदकर बनाया गया है जिस पर शीशे जैसी चमकदार पालिश की हुई है। इस प्रकार गुहा निर्माण कला मौर्य काल में स्थापित रही थी और उसकी ये निम्न विशेषताएं थी। तीसरी विशेषता के अंतर्गत हम मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत हम नगर निर्माण की बात करेंगे।
कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में दुर्ग विधान के साथ साथ नगर निर्माण व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। नगर किसी ऊंचे स्थान पर बनाए जाते थे तथा सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं का निर्माण किया जाता था। मध्य स्थान पर राजप्रासाद का निर्माण होता था। इसके चारों ओर विशाल उद्यान, आसपास अनेक प्रकार के भवन बनाए गए हैं। चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण इसी विधान पर किया था। मेगास्थनीज के अनुसार परकोटे में 63 द्वार तथा 570 अट्टकालक यानी बुर्ज थे। दीवार के बाहर की गहरी खाई युद्ध सुरक्षा और नगर का मेला बहाने के काम आती थी। बिहार में पटना, बांकीपुर रेलवे स्टेशन, कुमराहार ग्राम, इस ग्राम के उत्तर में कल्लू तथा चमन नामक तालाबों में और इनके आसपास की बस्तियों में पाटलिपुत्र के अवशेष आज भी हमें उपलब्ध होते हैं। मौर्यकालीन राजप्रासाद और भवन अत्यंत भव्य, विशाल और सुंदर होते थे। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का राजप्रासाद विशाल एवं भव्य था, जो कि राजधानी पाटलिपुत्र में सुंदर उद्यान के बीच स्थित था। इसका सभा भवन ऊंचे स्तंभों पर आधारित था और उन पर अत्यंत सुंदर मूर्तियां चित्रित थीं। इनमें चित्रकला का मनोहरी प्रदर्शन था। मंडप के मुख्य में 2 स्तंभ मिले हैं जो सम्राट के इंद्रासन के लिए थे। मेगास्थनीज ने इस राजप्रासाद की भूरी भूरी प्रशंसा की है। सम्राट अशोक ने भी पाटलिपुत्र में सुंदर राजप्रासाद और सभा भवनों का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त की राजसभा का वर्णन पतंजलि तथा अशोक के राजप्रासाद का वर्णन फाहियान द्वारा प्राप्त होता है। राजप्रासाद 3 भागों में विभक्त होता था। पहले भाग में हाथी घोड़े के लिए गजशाला तथा सैनिकों के लिए परकोटे हुआ करते थे। दूसरे भाग में सभा मंडप तथा तीसरे भाग में राजा का अंतपुर होता था तथा तीसरे भाग में राजा का अंतःपुर होता था। मौर्यकालीन राजप्रासाद के सुनियोजित रूप और आकार के कारण प्राय अनेक विदेशी विद्वान इनके निर्माण पर विदेशी प्रभाव का उल्लेख करते हैं, परंतु इस विवाद में न पढ़कर इतना ही कहेंगे कि ईरान के राजप्रासादों की अपेक्षा पाटलिपुत्र का राजप्रासाद कहीं अधिक सुनियोजित, भव्य और उत्कृष्ट है। सूसा और एक बतना के राजप्रासाद किसी भांति पाटलिपुत्र के राजप्रासादों से स्पर्धा नहीं कर सकते थे। इस युग का प्रासाद विन्यास और पूर्व विन्यास प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुरूप थे। जातक, महाभारत और अर्थशास्त्र में उनका वर्णन देखा जा सकता है। वैदिक युग के शिल्पी शतभुजी और सहस्त्रोण वाले प्रासाद मंडपों से परिचित थे। इस प्रकार यह नगर निर्माण की योजना मौर्य काल में स्थापित रही थी। आगे हम बात करेंगे मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत स्तूप की। स्तूप अभी तक अशोक के समय से पूर्व निर्मित किसी स्तूप के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं।
इसका अर्थ यह नहीं है कि अशोक से पूर्व स्तूपों का निर्माण नहीं होता था, अपितु हमारा विश्वास है कि पूर्व काल के स्तूप निश्चय ही नष्ट हो चुके हैं। मौर्य युग में स्तूप निर्माण शैली का पर्याप्त परिष्कार हुआ। कहा जाता है कि अशोक ने 84 सहस्त्र स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक की मृत्यु के 700 वर्ष बाद फाहियान ने स्वयं स्तूपों को देखा और उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। उसी प्रकार हैंसवांग ने 7वीं शती में अपने यात्रा विवरण में इन स्तूपों की चर्चा की है। तक्षशिला में उसने अशोक के बनवाए हुए 3 स्तूप देखे जिनकी ऊंचाई लगभग 100 फीट थी। उसी प्रकार उसने कन्नौज, अयोध्या, कौशाम्बी, प्रयाग, मथुरा, श्रावस्ती, बनारस, वैशाली, गया आदि स्थानों पर अनेक स्तूप देखे। उसने कश्मीर में भी अशोक द्वारा बनवाए अनेक स्तूपों और संघारामों को देखा था। नेपाल में एक स्तूप अब भी उसी रूप में विद्यमान है जिस रूप में अशोक ने उसका निर्माण करवाया था। अशोक निर्मित हजारों स्तूपों में से सर्वोत्तम स्तूप सांची और भरूच के हैं। सर जॉन मार्शल के अनुसार अशोक कालीन सांची स्तूप का आकार इसके वर्तमान आकार से आधा था। शुंग काल में इसे परिवर्धित किया गया। सांची स्तूप पहले अशोक के समय बना हुआ था। अशोक के शिलास्तंभ भी वहाँ मिले हैं। यह तो सब जानते हैं कि भरूच स्तूप द्वितीय सदी ईसा पूर्व का है। भरूच पर ब्रजासन मंदिर का जो चित्र अंकित है उसमें अशोक द्वारा निर्मित हस्ती सिरयुक्त उल्टे कमल के आकार वाली शिरा से सुशोभित गोलाकार स्तंभ भी है। इस प्रकार स्तूप के अंतर्गत हम मौर्य काल की स्थापत्य कला को देखते हैं। मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत अगले जो बिंदु है वो मूर्ति कला का है। मूर्ति कला मौर्यकालीन कला के प्रसंग में मूर्ति कला का उल्लेख प्राय लोक कला के रूप में किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यह कला मौर्यकालीन कला से इस दृष्टि से भिन्न है कि मूर्तियों में हमें शुद्धतः भारतीय प्रेरणा और मूर्ति कला की इस देश की मौलिक प्रविधि की लाक्षणिकताएं दिखाई देती है। इस प्रविधि में काफ़ी परिपक्वता आ चुकी थी। ये मूर्तियां भी मौर्य काल की ही हैं और अपनी विचित्र जड़ता तथा आकृति को सरल ढंग से प्रस्तुत करने की शैली के कारण इनमें एक निराली विशिष्टता आ गई है। मूर्तियों को मौर्यकालीन राजशिल्प से जोड़ना संभव नहीं है। मौर्य काल में निर्मित जो अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वे मानव के आकार की हैं तथा चारों ओर से कोर कर बनाई गई है। इनमें सम्मुख दर्शन की विशेषता है। इनकी शक्ति महाप्रमाणकाय और प्रभु विष्णु रूप से सूचित होता है कि ये देवताओं की मूर्तियां हैं। प्राप्त मूर्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति
आगरा मथुरा के मध्य परखम ग्राम में मिली है। यह मूर्ति 7 फीट ऊंची तथा भूरे बलुए पत्थर की बनी हुई है। ऊपर सुंदर वज्रलेप है, किंतु इस मूर्ति का मुख तथा भुजाएं नग्न हैं। यह मूर्ति वस्त्र धारण किए हुए है। अंकित वस्त्र मौर्यकालीन वेशभूषा के परिचायक है। आज यह मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित पड़ी हुई है। मौर्य काल की दूसरी मूर्ति बैसनगर से मिली है। यह एक स्त्री की मूर्ति है जो ऊंचाई में 6 फीट तथा 7 इंच है। इसकी भी भुजाएं और मुख टूटा हुआ है। इनके अतिरिक्त पटना और दीदारगंज में भी अन्य 2 मूर्तियां मिली है जो मौर्य काल की ही हैं। इन स्थानों से प्राप्त मूर्तियों परखम की मूर्ति से बहुत कुछ साम्य रखती हैं। दोनों मूर्तियां आकार में विशाल हैं। इन पर मौर्यकालीन ओप हैं। एक मूर्ति का सिर नहीं है। गर्दन में कई लड़ियों की माला है। भुजा में वलय है। धोती लुंगीनुमा है। शरीर पर चादर है। दाहिने भुजा के नीचे बाएं कंधे के ऊपर होती हुई पीछे लटक रही है। इस प्रकार कलात्मक अनुपात की दृष्टि से ये मूर्तियों में बेडौलपन है। इन मूर्तिकला के नमूनों को जो इतिहास के पुरातत्व के पुख्ता प्रमाण हैं, इन विशेषताओं के आधार पर हम मौर्य काल की स्थापत्य कला को देख पाते हैं। इन्हीं के अंतर्गत मौर्य काल की स्थापत्य कला के विभिन्न नमूनों को देखा जा सकता है। धन्यवाद।